नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप आस्किंग व्हाई, डोंट सेटल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी नो, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन द पावर ऑफ योर आइडियाज, योर इमेजिनेशन, योर हार्ड वर्क टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये सब बातें कही गई हैं बराक ओबामा के द्वारा, जो कि 44th प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। सन 2008 में ये राष्ट्रपति बने थे और ये अमेरिका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो, जितना कर सकते हो। सपने लो, जितने ले सकते हो। और उन्हीं एक सपने में से कोई एक सपना जो है ना चुन लो, जिसके ऊपर आप जो मतलब मन आ गया, जिसके ऊपर दिल आ गया। ठीक है, तो फिर अपने आप से पूछो कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, क्यों मैं उस सपने को चूज करूं। क्या ओवरऑल जो सिनेरियो है उस ड्रीम का, क्या फिजिबल है मेरे लिए, मैं आगे बढ़ पाऊंगा उसको लेकर। पूछते रहो अपने आप से। और कभी भी ये मत सोचो कि जो आपको पता है तो बस वहीं तक सीमित हो जाओ, अपनी अपने दायरे को आप आगे मत बढ़ाओ। ऐसा नहीं करना है। जो पता है वो ठीक है, लेकिन फिर भी और सीखने की चाहत रखो। ओके, फिर भी आगे बढ़ते रहो। और कभी भी जो आपके आइडियाज की जो पावर है ना, उसमें विश्वास करना मत छोड़ो। उसमें उसमें विश्वास रखो कि बहुत सारी पावर है। जो आप सोच रहे हो, जो आपकी सपने हैं, जो आपके नए आइडियाज आ रहे हैं, वो काफी कुछ नया जो है ना कर सकते हैं दुनिया में। जो आपकी इमेजिनेशन है वो काफी बदलाव लेकर आ सकती है। जो आपकी मेहनत है वो बदल सकती है दुनिया को। तो अपने ऊपर विश्वास रखे, अपना जो कॉन्फिडेंस है ना उसको मत हिलने दे। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने ड्रीम रखा है, वो बताओ आगे आकर दूसरों को कि देखो, अगर ये फलाना फलाना कोई प्रॉब्लम है, उसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, मेजरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भारत में भी। अभी फूड शॉर्टेज है, जो पर्याप्त लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कोई टेक्निक डेवलप की जा सकती है जिससे कि भूखे लोगों को खाना मिलता रहे। इसके अलावा एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फोकस आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप बढ़िया सोच सकते हो। बढ़िया सोचने के लिए ना कुछ खुराक भी चाहिए होती है ब्रेन को, मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ पता भी होना चाहिए। ओके, थोड़ी स्टडी, रिसर्च, दिल से रिसर्च होनी चाहिए, तो फिर ही जो है नए आइडियाज आप जो है डेवलप कर पाओगे। ओके, तो जिस चीज की समझ ही नहीं है उसके लिए नए आइडिया सोचोगे तो वो अलग बात हो जाती है, वो टफ है। ओके, जिस चीज में पढ़ना है उस चीज के बारे में नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी। तो ये भी बात ध्यान पे रखें। और अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का एडिटोरियल पेज। और यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं। तो अभी शुरुआत करेंगे हम ये वाला एडिटोरियल से। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये वाला एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल्स। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीआई लुक थ्रू दिस प्राइस राइज। अभी देखो, अभी प्राइस राइज हुआ है। अभी इन्फ्लेशन का डाटा आया हाल ही में, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पिछले दिनों हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से पढ़ा था कि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। और उसका जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया गया था जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है हमारी। ओके, जहाँ पर निर्माण होता है, शुरुआत होता है, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, हड्डी कह सकते हो कि हमारे देश की इकोनॉमी की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये 8 इंडस्ट्रीज है। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की जा रही है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में। तो अभी इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर इसके चलते सर्च जो देखने को मिला, तो यहाँ पर 10.49% की यहाँ पर ना उछाल यहाँ पर महंगाई में देखने को मिला है अप्रैल 2021 के हिसाब से। तो ये हाईएस्ट है। कब से? अप्रैल 2010 से। तो अब तक जो अभी 2021 में जो ये सर्च देखने को मिला है, तो सबसे ज्यादा है। तो अभी अगर पिछले महीने के साथ कंपैरिजन करो, तो पिछले महीने में यहाँ पर ये 7.39% था। ओके, तो पिछले महीने में भी कम था ये। और अभी ये बात कर रहे हैं कि अभी जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो अभी इसका रीजन यही बात कर रहे हैं कि अभी लो बेस बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्यूल प्राइसेस में राइस देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस में राइस हो गया। और जिसके चलते यहाँ पर ओवरऑल जो होलसेल प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ गया, जिसके चलते जो कंज्यूमर जो चीज खरीदता है तो वो चीज उसको महंगी पड़ती है। ओके, तो अभी अगर सप्लाई कम हो जाएगी, बेस ही यहाँ पर जो है नीचे हो जाएगा, तो फिर आगे बात नहीं बनेगी। दूसरी और यहाँ पर जो बाकी अभी फ्यूल प्राइसेस की बात की, उनकी मार पड़ेगी तो यहाँ पर महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और सीपीआई, ये दोनों थोड़े से अलग अलग है। जब भी हम महंगाई को मेजर करते हैं ना,
तो वो सीपीआई के हिसाब से करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आप कह सकते हो। तो दोनों में फर्क ये रहता है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में हम यहाँ पर गुड्स की जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है उसको मेजर करते हैं, सिर्फ गुड्स, जो भी चीज बनी है, कोई भी प्रोडक्ट बना है, चाहे आप कोई वीडियो गेम खरीदने गए हो किसी दुकान से, या फिर कोई किसी भी कोई नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया है उसको खरीदने गए हो। लेकिन सीपीआई में यहाँ पर सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, गुड्स तो होते होते उनका तो चलो प्राइस आएगा साथ में, साथ ही साथ जो सर्विसेज कंज्यूमर को दी गई, ओके, कि मतलब आप आसानी से कहीं पर आसपास की दुकान पर जाके आपको कोई चीज मिल जाती है, ओके, तो वो सर्विस से आपको मिल रही है जो जो कि एक दुकानदार आपको दे रहा है, तो उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाता है, तो सर्विस चार्जेस यहाँ पर लगते हैं ज्यादातर, जिसके चलते प्राइस बढ़ जाता है। तो आपने अपने शहर में, आपका जो शहर है वहां पर देखा होगा कि होलसेल की दुकानें होती हैं, आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, होलसेल। तो वो होलसेलर वही होते हैं जिनके पास जो है ना, जहां पर भी वो सामान बना है डायरेक्ट वहां से उनके पास पहुंच रहा है, जो फैक्ट्री थी फैक्ट्री से सीधे यहाँ पर पहुंचा है, तो इनका दाम थोड़ा कम रहता है। तो ज्यादातर जितने भी गांव से लोग आते हैं, गांव के दुकानदार आते हैं, या फिर बाकी शहर के जो छोटे दुकानदार आते हैं, वो ज्यादातर अप्रोच करते हैं इन्हीं होलसेलर के ऊपर, क्योंकि इनको यहीं पर सबसे सस्ता मिलेगा। तो जितना भी ये प्रॉफिट कमाना चाहेंगे लोग, तो तभी कमा पाएंगे जब सस्ती से सस्ती चीज इनको मिलेगी। तो ये होलसेल यहाँ पर जो दुकानें होती हैं बड़े शहरों में, तो उनके पास जाते हैं, तो उन्हीं से सामान खरीद कर फिर अपने गांव की जो दुकानें हैं वहां पर जाके सेल करते हैं, या फिर बाकी जो शहर की छोटी दुकानें हैं वहां पर जाके सेल करते हैं। ओके, तो ये होलसेलर यहाँ पर अभी बात करें, उसी होलसेल प्राइस के ऊपर ये भी महंगाई बढ़ चुकी है। ओके, तो अभी उस यहाँ पर पर्टिकुलर जहाँ पर जो होलसेलर बैठे हुए हैं ना, तो उनकी उन्हीं यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें कि वहीं पर महंगाई बढ़ चुकी है, प्रोडक्ट ही महंगा हो चुका है। ओके, यहाँ पर जो गुड्स की बात कर रहे हैं ना, वही महंगा हो चुका है। तो अभी अगर जब वो महंगा होगा तो कंज्यूमर तक तो फिर वो चीज महंगी ही पहुंचेगी। ओके, तो आगे यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो कंसर्न यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अभी जो डब्ल्यूपीओ में यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में जो अभी स्पॉट देखने को मिला है, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसके सामने भी यहाँ पर उसको भी सोचना है कि कैसे इसको सही किया जाए। तो अभी बहुत लिटिल लीवी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रास्ता है कि वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कट करे, और कट करे कि रिवाइव ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके। जितने अभी इंटरेस्ट रेट हैं, अगर मैं रेपो रेट की बात करूँ तो 4% के आसपास अभी चल रहा है। तो अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जब से पैंडेमिक लगा, आरबीआई ने चेंज नहीं किया है। और अभी ये जो सिचुएशन डब्ल्यूपीआई की, तो उसके रिगार्डिंग भी ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी मतलब अ, बहुत कम यहाँ पर ना, यहाँ पर एक तरीके का यहाँ पर रीजन बन रहा है कि आरबीआई और कट करे। ठीक है? तो अभी आरबीआई को यहाँ पर ये बात करें कि आरबीआई को देखना पड़ेगा अभी फिर भी कि ये डब्ल्यूपीआई में अभी स्पाइक क्यों देखने को मिला, क्यों यहाँ पर प्राइस राइज हो गए। तो अभी हालांकि ये अस्थाई है, ओके, तो अभी जिस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से इकोनॉमी में जैसे जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी भारत में, और जो इकोनॉमी जो इलेक्शन जो है सेकंड वेव के, ये जिस तरीके से कम होंगे ज्यादा होंगे, उसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। तो अभी उसी उसी तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अस्थायी प्रभाव है, हट जाएगा थोड़े दिनों बाद। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्राइस राइज हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि वो हुआ है ड्यू टू सप्लाई डिस्ट्रप्शन, जो कि यहाँ पर जो राज्यों ने लॉकडाउन लगाए थे कोविड-19 की सेकंड वेव के चलते, जिसके कारण यहाँ पर प्राइस राइज हो गया। ओके, तो जैसे अगर देखो, अगर कोई सामान, इसमें महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर फॉर एग्जांपल महिंद्रा की गाड़ियां बनती हैं, तो महिंद्रा के महाराष्ट्र में ही, ठीक है, अलग अलग शहरों में प्लांट है, जैसे पुणे की बात कर लो, थाने की बात कर लो, अलग अलग शहरों में प्लांट है। तो उसने अपने ही किसी एक शहर में कोई गाड़ी का कोई पार्ट बन रहा है, किसी दूसरे शहर में कोई पार्ट बन रहा है, तो दोनों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो इकट्ठा तभी होगा ना जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, किसी यहाँ पर गाड़ी में सामान डालकर किसी एक जगह पर पहुंचेगा, फिर वहां पर गाड़ी को असेंबल करके गाड़ी तैयार की जाएगी। तो अभी काफी दिनों पहले की बात है, ये 1.5 2 महीने की पहले की बात, जब जब से महाराष्ट्र ने नाइट कर्फ्यू लगाने शुरू कर दिए। नाइट कर्फ्यू में ऐसा था कि कोई गाड़ी जो है वो आ जा नहीं सकती, सिर्फ यहाँ पर एसेंशियल जो चीजें हैं सिर्फ वही जा सकती है, नॉन एसेंशियल चीजों को रोक दिया। और गाड़ियों की जो मूवमेंट है तो वो भी यहाँ पर खासतौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको भी नॉन एसेंशियल में डाल दिया गया। और एसेंशियल में ज्यादातर रखा जा रहा है जो यहाँ पर मेडिसिन का क्षेत्र है, जहाँ हॉस्पिटल का क्षेत्र है, बस वही सर्विसेज। इसके अलावा ज्यादातर को नॉन एसेंशियल में ही डाला जा रहा है सरकारों के द्वारा। तो अभी उसी के चलते सप्लाई डिसरप्शन होगी, समय रहते यहाँ पर गाड़ियां असेंबल नहीं हुई, तो गाड़ियों की यहाँ पर दूसरी ओर डिमांड बढ़नी शुरू होगी। ओके, जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पर फिर जो यहाँ पर प्रेजेंट स्टॉक है तो उसी को यहाँ पर उसके
प्राइस राइज होने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी इसी तरीके से यहाँ पर बाकी के जो प्रोडक्ट्स है ना, चाहे एक बिस्किट बन रहा है, ठीक है, वो भी पहले होलसेल के पास जाता है, फिर ये आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी कस्टमर्स को। बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट, तो उसी के चलते यहाँ पर बात करें, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है। ये भी एक रीजन है कोविड-19 के चलते, जिसके चलते महंगाई बढ़ गई है। और आगे यहाँ पर बात करें कि इन्फ्लेशन जो है थोड़ी ठीक हो सकती है, जैसे जैसे इकोनॉमी अनलॉक हो, अलग अलग राज्य जो यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहे हैं वो लगाना बंद करें धीरे धीरे, और जो सप्लाई चेन है दोबारा से रिस्टोर होनी शुरू हो। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अस्थायी है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर प्राइस है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर देखो हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर अगर पैंडेमिक की एब्सेंस की हम बात करें ना, तब भी यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहे थे। ओके, तो अभी अभी तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सप्लाई चेन है। तो अगर डब्ल्यूपीआई में इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट सीपीआई के ऊपर भी आएगा, क्योंकि सीपीआई में तो सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर जितने प्राइस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर उतने ही जल्दी यहाँ पर ना कोशिश करनी पड़ेगी कि सप्लाई चेन को यहाँ पर फास्टर मोड में यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होगा। जितनी यार बढ़िया तरीके से सप्लाई चेन खुल जाएगी, उतनी बढ़िया तरीके से जो प्राइसेस हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर बढ़ते रहेंगे प्राइस। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जो फ्यूल में जो इन्फ्लेशन देखने को मिली है, जो पेट्रोल और डीजल, तो पिछले दिन ही आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि काफी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। उसके चलते भी यहाँ पर एक मेन रीजन माना जा रहा है। तो अभी उसी के चलते बात कर रहे हैं कि पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो फ्यूल है, दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा जंप देखने को मिला इनकी महंगाई में। ओके, तो अभी जैसे बात कर रहे हैं कि 20.9%, ओके, यहाँ पर फ्यूल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 10.3% यहाँ पर पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं पिछले महीने के साथ। ओके, तो इतना यहाँ पर इजाफा हुआ है पिछले महीने के मुकाबले में फ्यूल सेक्टर और पावर सेक्टर में। ओके, तो अभी ये 12.7% था यहाँ पर अप्रैल 2020, अगर पिछले साल की बात करें तो सॉरी -12.7%, तो माइनस में था पिछले साल। ओके, तो पिछले साल माइनस में इसलिए था क्योंकि अप्रैल महीना वो था जो श्योर शॉट पूरे तरीके से लॉकडाउन के अंदर था। अप्रैल 22-23 को लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो अप्रैल महीना तो पूरा लॉकडाउन में ही गुजरा था। तो उस समय इतना कोई फ्यूल वगैरह का यूज हुआ नहीं था उस समय, इसलिए यहाँ पर इसको -12.7% कह रहे हैं। और इसके अलावा बात करें कि जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस है, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो अगर वो बढ़ेंगे तो भारत में तो प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो अभी देखो, ज्यादातर जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो सऊदी अरेबिया से करते हैं, और उसके आसपास जो मुल्क है तो वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हमारा दोस्त था वो था ईरान। ईरान से अच्छा खासा संबंध था हमारा, और वहां से ज्यादा हमारा तेल वहीं से इंपोर्ट होता था। और वहां पर जो हमारा एग्रीमेंट भी था वो भी रुपीस में था, कि हम अपने रुपीस में ट्रेड करते थे, उधर से वो अपनी जो करेंसी थी उसमें ट्रेड करते थे। इसके अलावा ज्यादातर जो ट्रेड होता है हमारा, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ भी होता है, वो यूएस डॉलर में होता है। ओके, तो अभी सैंक्शंस लगाए हुए थे अमेरिका अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर भी, और भारत के ऊपर भी लगा दिए कि आप जो है तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट था जिसके चलते सब कुछ हुआ। ओके, तो अभी ये भी एक रीजन है कि हमें यहाँ पर सस्ता तेल मिल रहा था किसी और से, लेकिन वो अभी उसके रास्ते ही बंद कर दिए गए। तो अभी सऊदी अरेबिया से हम ज्यादातर तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन कट लगाया हुआ है, जानबूझ के लगाया हुआ है कि हमारे जो फ्यूल प्राइसेस है ना वो यहाँ पर वो राइज ही रही, वो कम ना हो। तो इंडिया ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की थी कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, ताकि कि हमारे यहाँ पर जो ये प्राइस राइज हो रही है थोड़े कंट्रोल में आ जाए। तो लेकिन सऊदी अरेबिया ने सीधे जवाब दिया कि आपकी जो अपनी कैपेसिटी है, आपके जो अपने रिजर्व है भारत के, आप उनको यूज करके अपनी जो आपको जरूरत है तेल की आप निकाल लीजिए, हम तो यहाँ पर इतना ही रखेंगे। तो भारत की अगर बात बात करें, भारत की पास कुल यहाँ पर 26 यहाँ पर रिजर्व है, लेकिन बहुत छोटे हैं, उनमें से सिर्फ 8 ही फंक्शनल है। अभी 8वां अभी लेटेस्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर 24 परगना एरिया है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर एक कुआं लगा है तेल का। तो ओके, तो ये रिजर्व भारत के पास अभी है, लेकिन 8 ही फंक्शनल है, लेकिन वहां से इतना बड़े पैमाने पर तेल नहीं निकाला जा सकता जितना हमें चाहिए होता है। तो हमें डिपेंडेंसी हमारी रहती है बाहर के मुल्कों के ऊपर, कि हमें तेल मिलता रहे। इसीलिए भारत सरकार चाह रही है कि इतना हम खर्चा एक साल में कर देते हैं तेल को इंपोर्ट करने में, तो हम क्यों ना ईवी के ऊपर फोकस करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें, जो कि एक तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से यहाँ पर क्रूड ऑयल मंगवाने की, बाद में यहाँ पर रिफाइनरीज में लेकर आओ, रिफाइनरीज में दोबारा उसको रिफाइन करो, तो काफी खर्चा हो जाता है।
ओके, तो अभी आगे वही बात कर रहे हैं कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ पर मिड अप्रैल, यहाँ पर 2020 2021 की अगर बात करें, आगे यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस जो है तो वहां पर भी सर्च देखने को मिला, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ग्लोबल आशावाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी कोविड वैक्सीन के बारे में अगर बात करें कि लोगों को आशा है कि अभी बड़े पैमाने पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इकोनॉमिक रिवाइवल यहाँ पर देशों में होने शुरू होगी, खासतौर पर अगर यूएस और चाइना की बात करें। और ये भी एक रीजन है कि शुरुआती दिनों में यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमी रिवाइवल की और शुरू हुई है चल रहा है। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब यहाँ पर प्राइसेस भी डाउन आ जाएंगे। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो डेप्रिसिएशन है हमारे रुपी की, इंडियन रुपी की, तो उसने भी क्या किया हुआ है कि हमारे जो लैंडेड कॉस्ट है उसको यहाँ पर पुशअप कर दिया। तो लैंडेड कॉस्ट का यहाँ पर मतलब है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का जो हमारा खर्चा है ना वो भी बढ़ चुका है। जैसे जैसे हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता जाएगा, जैसे कुछ दिनों पहले ये 73 के आसपास था, तो अभी 74 75 चला गया, एक दिन 76 भी चला गया था ये। जितना ये रेट नीचे जाता जाएगा, 77 76 के आसपास जाता जाएगा, उतना ही हमारे जो इम्पोर्ट के खर्चे हैं ना वो बढ़ जाएंगे। इसका उल्टा फायदा होगा एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट यहाँ पर सस्ता पड़ेगा। तो इम्पोर्ट कैसे महंगा पड़ जाएगा? देखो, मैंने जैसे पहले कहा था कि सारा जितना भी व्यापार भारत का होता है वो यूएस डॉलर की टर्म में होता है। जब यूएस डॉलर की टर्म में होगा व्यापार, तो यहाँ पर वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब करेंसी, अपने करेंसी के हिसाब से अगर देख लो तो रोज एक करेंसी रेट नहीं रहता है। कभी 72 है, कभी 73, कभी 74, फ्लक्चुएट करता रहता है ये। तो अभी देखो, जितना ज्यादा फ्लक्चुएट करके डेप्रिशिएट हो जाएगा ना, तो उतना इंपोर्टर को यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि उसने जितना भी यहाँ पर यूएस डॉलर में जो भी उसका एग्रीमेंट हुआ है, सपोज करो एक यूएस डॉलर, उसने एक यूएस डॉलर का इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब उसने इंपोर्ट किया था, सब एग्रीमेंट हुए, तो उस समय यहाँ पर 70 था हमारा रुपीज। लेकिन जब इंपोर्ट वाला दिन आ गया, ठीक है, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन करनी है, तो उस दिन वो चला गया 76। तो यहाँ पर रुपीज की फॉर्म में पैसा तो यहाँ पर इंपोर्टर को देना पड़ना ना ज्यादा, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। उल्टा यहाँ पर एक्सपोर्टर को फायदा होता है। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, पहले दाम इतना था 70 रुपीज, ओके ठीक है, जिस दिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन होनी है उस दिन 76 हो गया, तो यहाँ पर 6 रुपए का फायदा होगा एक्सपोर्टर को। तो इस तरीके से ये भी एक रीजन रहा है क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, जिसके चलते महंगाई बढ़ रही है। और आगे यहाँ पर बात करें जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जैसे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो कोई भी चीज हो सकती है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ओके, तो कोई 5 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की एग्जांपल दीजिए मुझे। तो यहाँ पर उनकी भी महंगाई बढ़ी है 9% के हिसाब से, अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाईयर है पिछले मंथ के हिसाब से, पिछले मंथ में 7.3% थी। और अभी आरबीआई की बात करें तो उसने भी यहाँ पर कुछ स्टेप अपनी ओर से लिए हैं कि यहाँ पर जो इनपुट प्राइस प्रेशर है ना अलग अलग सेक्टर्स में, उसको कम किया जाए। तो अभी जैसे दूसरी ओर जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है जिसको हमें फोकस करना होगा। तो अगर यहाँ पर टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाता है ऑन द की इनपुट्स, तो तभी हमें यहाँ पर मदद मिलेगी। तो की इनपुट्स यहाँ पर जो देखो, स्पेशली जो रॉ मटेरियल्स है उनके ऊपर भी टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो अगर उनको थोड़ा रिवाइवल करते, थोड़ा कम करते हैं, तो इसका यहाँ पर फायदा नजर आएगा। टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा आम कंज्यूमर के ऊपर। अगर टैक्स का बोझ कम होगा तो महंगाई भी नेचुरली है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे मैं अगर पेट्रोल की एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, 34-35 रुपए का पेट्रोल वैसे पड़ जाता है क्रूड ऑयल से रिफाइन होने के बाद भी, हमारी जो रिफाइनरीज लगी। तो फिर भी यहाँ पर जो ना ऊपर से फिर यहाँ पर 30-35 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। फिर यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा बचता है जो आपको 90-95 तक ले जाता है, तो वो राज्य सरकार लगाती है। तो डबल टैक्सेशन हो जाती है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादा प्राइस हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसको जीएसटी में लेकर आओ और कोई एक यहाँ पर पर्टिकुलर टैक्स लगाओ, किसी एक स्लैब में डाल दो, तो इससे यहाँ पर इसके प्राइस कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स नहीं लगाएगी, ना ही राज्य सरकार अलग से टैक्स लगाएगी, कोई एक ही यूनिवर्सल टैक्स लगेगा। तो पैसे यहाँ पर कम ही होंगे जो अभी रेट चल रहा है उसके मुकाबले में। और अभी यहाँ पर कॉल ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आगे आना होगा, रणनीति बनानी होगी, इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। जो यहाँ पर होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें, अगर फूड ग्रुप में बात करें, यहाँ पर खाने पीने की चीजों के यहाँ पर ग्रुप की बात करें, तो उसमें भी यहाँ पर 4.9% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है महंगाई की, होलसेल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर पिछले मंथ में ये 3.2% था। और आने वाले समय में अगर साउथ वेस्ट मानसून जो है अगर ये अच्छा आ जाता है ना, तो फिर मदद मिल सकती है कि प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की अच्छी खासी हो जाए।
और अच्छी खासी अगर प्रोडक्शन निकलती है तो तभी हमारे जो भंडार है फूड कॉर्पोरेशन के वो भरे रहेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी हमारे पास है। और जो गरीब लोगों को हम यहाँ पर स्कीम्स के थ्रू, ठीक है, 2 रुपए या 3 रुपए के हिसाब से गेहूं और चावल प्रदान करते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त भंडार रहेंगे। तो उसका एक मेन रीजन जो मानसून होता है ना, अच्छा मानसून वो भी होता है। तो अभी प्रेडिक्शन यही लगाई जा रही है कि मानसून अच्छा आएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं इस दूसरे एडिटोरियल की, तो इसको डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा एडिटोरियल है, काफी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। आपको अमेरिका के बारे में, उसके एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता चलना शुरू होगा, किस तरीके से वहां पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होती है, खास तौर पे जो एशियन अमेरिकन हैं उनकी अगर हम बात करें। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। तो देखो यहाँ पर बात करें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर बैगॉटरी, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर बैगॉटरी लिखा मतलब कट्टरता। ओके, जैसे हम कई बार कहते हैं धार्मिक कट्टरता, उसी तरीके से यहाँ पर अपने अपने देश के हिसाब से भी यहाँ पर एक कट्टरता लोगों में बनी हुई है। अभी उसी के बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूएस कॉलेजेस जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जो एशियन अमेरिकन हैं। ये जो चीजें यहाँ पर चल रही है, ये पक्षपात जो चल रहा है ना, इसको सही करना है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। तो अभी अगर हम एशियन अमेरिकन की बात करेंगे ना, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस आएंगे, इसमें और भी जितनी एशियंस हैं, इसमें चाइनीज और इंडियंस इन दोनों की गिनती ज्यादा होगी। इसके अलावा जो बाकी एशियंस आते हैं तो वो सभी यहाँ पर हैं, चाहे कम फिगर में है। तो अभी यूएस मीडिया की अभी बात कर रहे हैं कि अभी बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने यहाँ पर बनाई है ऑफ हेट क्राइम्स की, एशियन अमेरिकन के खिलाफ जो है ना काफी नफरत की यहाँ पर भावना जो है यहाँ पर रखी जाती है। तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यहाँ पर साइट किया कि यहाँ पर 2800 यहाँ पर ना ऐसे एक्ट हुए, नफरत फैलाने वाले एक्ट यहाँ पर हुए हैं अमेरिका में, जिसमें नफरत और पक्षपात जो है ना वो फैलाया जा रहा है अगेंस्ट एशियन अमेरिकन। तो ये बात की जा रही है आफ्टर मार्च 2020। ओके, जब यहाँ पर कोरोना वायरस यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया, और यहाँ पर अमेरिकन इसको कहते हैं एशियन कर्स, कि ये एशिया से आया है। और ज्यादातर में मतलब जो सबसे ज्यादा जो हम डिस्क्रिमिनेशन कहें या क्रिटिसिज्म कहें तो वो यहाँ पर चाइनीज लोगों का हो रहा है। अगर कोई चाइनीज अगर किसी शॉपिंग मॉल में भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसको जो है ना डिस्क्रिमिनेशन की नजर से ही देखा जा रहा है, क्योंकि उन सबको अमेरिकन को लग रहा है कि उनके भी काफी लोग मर गए, जिसके यहाँ पर जो रीजन है, जो दोषी है वो चाइना ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर पूरे एशियंस को यहाँ पर जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडियंस भी हैं बीच में शामिल और बाकी के एशियंस भी हैं। तो वे एशियन कर्स के हिसाब से यहाँ पर इसको देख के चल रहे हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई इनसफिशिएंट फोकस नहीं है। जितने भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के एंटी एशियन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर यूएस के एजुकेशन सिस्टम होते हैं, कि यहाँ पर कोई फोकस करके चले कि इसको सुधारा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भी पिछले महीने की बात कर रहे हैं कि यूएस सेनेट जो है ना वो यूएस की राज्यसभा है, जैसे भारत की राज्यसभा है, अपर हाउस इसको बोलते हैं। ओके, एक दूसरा है यूएस कांग्रेस। ओके, और अभी देखो एक यहाँ पर एक यूएस सेनेट है, दूसरा है यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम भारत में लोकसभा बोलते हैं। ओके, और आगे यहाँ पर बात करें कि उनकी राज्यसभा ने एक बिल पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एडिशनल ग्रांट जो आप राज्यों को देते हो, और यहाँ पर जो लोकेलिटीज हैं, स्टेट हैं, तो वहां पर सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर हेट क्राइम एशियंस के खिलाफ वहां पर कितना है। ओके, तो उसी हिसाब से आप जो है ना आगे उसको बांटो, उस ग्रांट को आप दो। अगर किसी राज्य में किसी लोकेलिटी में ज्यादा है हेट क्राइम एशियंस के खिलाफ, तो वहां पर जो एडिशनल ग्रांट आप भेजते हो उसको थोड़ा रोक दो। तो रिपब्लिकन जो है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर एक अमेंडमेंट ऐड की। ओके, तो इसी बिल में, और यहाँ पर कहा कि जो फेडरल फंडिंग है जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को देते हो ना, तो वो यहाँ पर प्रोहिबिट कर दो, रोक दो, अगर यहाँ पर एशियन अमेरिकन के खिलाफ उन यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ पक्षपात हो रहा है, या फिर उनके साथ जो है अगर कोई हेट स्पीच दी जा रही है। तो ये बात यहाँ पर रिपब्लिकन की ओर से कही गई। तो दो ही पार्टीज है अमेरिका में, एक है डेमोक्रेट्स, दूसरे हैं रिपब्लिकन। रिपब्लिकन की अभी सरकार रही, डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिकन थे, क्योंकि सरकार चली गई उनकी। अभी 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति बने, तो वो डेमोक्रेट्स हैं, मतलब डेमोक्रेट जो पार्टी है उनको वो बिलोंग करते हैं। बराक ओबामा भी यहाँ पर डेमोक्रेट्स को ही बिलोंग करते हैं। अभी पिछले अगर 20-25 सालों की बात कर लो तो ज्यादातर यहाँ पर अमेरिका की सत्ता में डेमोक्रेट्स ही रहे हैं। ओके, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले 8 साल की बात करें, तो पिछले 8 साल बराक ओबामा थे, उससे पिछले 8 साल यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने यहाँ पर वॉर की थी इराक के साथ।
तो उनका नाम था जॉर्ज बुश। ओके, तो वो भी यहाँ पर डेमोक्रेट, तो उनसे पीछे चले जाए तो फिर यहाँ पर बिल क्लिंटन थे, वो भी यहाँ पर डेमोक्रेट्स हैं। मतलब कि डेमोक्रेट्स की ही ज्यादातर यहाँ पर रूलिंग रही है। हालांकि इतिहास में रिपब्लिकन्स ने भी सरकार बनाई है, तो अच्छी खासी सरकार उनकी भी चली है। तो अभी रिपब्लिकन्स ने कहा है कि फेडरल फंडिंग जो है ना उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन जब ये बिल, इसकी वोटिंग हुई तो तब उस समय यहाँ पर जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने यहाँ पर खुद ही अपोज कर दिया वर्चुअली कि ऐसा हम नहीं करेंगे। हमने हमने यहाँ पर कोई भी फेडरल फंडिंग जो है वो नहीं रोकनी है किसी भी यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि मैं पूरा शौक हूँ कि मतलब कितनी बेशर्मी से मतलब और आगे बढ़ती हुए जो है ना एंटी एशियन डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर जो है प्रमोट किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। और यहाँ पर एक स्पेस बनाई जा रही है कि इनके लिए यहाँ पर फॉर अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के, जो अफ्रीका जो यहाँ पर काले लोग हैं, उन वो जो अमेरिकी है ना उनको उनकी स्पेस बनाई जा रही है कि उनको जगह दी जाए एजुकेशन सिस्टम में, और एशियन अमेरिकन को एक साइड पे किया जाए। और आगे यहाँ पर डेमोक्रेट्स की बात करें तो वो यहाँ पर उन्हीं की वजह से यहाँ पर आक्रोश जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एशियन अमेरिकन के अंदर। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेट्स की बात करें जो हमारे टैलेंटेड एशियंस हैं उनके खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक जो राइट्स, जो यहाँ पर काले लोगों के राइट सिर्फ उनको प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर एशियन अमेरिकन के राइट को यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे यहाँ पर नस्ल के आधार पर ये कट्टरता है, ओके, जो कि यहाँ पर अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम में की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो एशियंस और व्हाइट्स को भी यहाँ पर कई बार क्या कि क्लब करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं एज ए जॉइंट एलाइट दैट कीप्स आउट ब्लैक्स, जो कि यहाँ पर ब्लैक्स को बाहर निकाल दे और यहाँ पर इनका व्हाइट्स और एशियंस का यहाँ पर जो है एक ग्रुप बन जाए। तो कभी कभी यहाँ पर ये ऐसा काम भी करते हैं। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्टोरिकली ये सब कुछ यहाँ पर जो बातें अभी की जा रही है ना कि एशियंस को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, ब्लैक्स को एक साइड पे करने की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब नॉनसेंस बातें हैं। ओके, तो अभी एशियंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि वो अगर पूरी यूएस हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वहां पर एशियंस को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। ओके, जो बीता समय है जो यूएस में, तो उस समय यहाँ पर लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन सहा है, खासतौर पे एशियंस ने। तो उनको उस समय यहाँ पर येलो पेरिल, ओके, पीला पीला मोती उनको यहाँ पर उस समय कहा जाता था। ओके, तो उस समय किसी रेस स्पेसिफिक के ऊपर पाबंदियां भी लगाई जाती थी। ओके, यूएस में कोई यहाँ पर कोई भी नस्ल, किसी एशिया में से किसी नस्ल का यहाँ पर कोई यहाँ पर ग्रुप है, कोई रीजन है जहाँ से लोग आए हैं, ओके, तो उनके ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिक बैन लगा दिया कि वो नहीं एंटर कर सकते अमेरिका में। इसके अलावा यहाँ पर इमिग्रेशन के ऊपर भी कोटास इन्होंने रखे हुए हैं। ओके, तो ये मतलब सब चीजें यहाँ पर एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही दर्शाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ राज्यों में पाबंदी भी लगाई हुई है अमेरिका में कि वो व्हाइट्स के साथ जो लोग हैं, एशियन लोग हैं, वो शादी नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक यहाँ पर जो हक है यहाँ पर शादी करने का वो भी रोक रखा है। ओके, तो ये कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं अमेरिका में। तो कुल यहाँ पर 50 राज्य है अमेरिका में, और अमेरिका के जो 50 के 50 राज्य हैं उनका अलग अपना फ्लैग है, सभी राज्यों का अपना अपना संविधान है। ओके, और अपने हिसाब से वो जो है ना अपने राज्य को चलाते हैं, जैसे हम पूरे भारत को चलाते हैं ना, बिल्कुल वो अपने एक राज्य को एक देश जैसे चलाते हैं। जिसके चलते ना वो खुद से यहाँ पर निर्णय लेने के लिए यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। खुद उनको जो चाहिए होता है ना सीधे डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। कुछ यहाँ पर गिने चुने मसले हैं जिसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर डिपेंडेंसी होनी पड़ती है। ज्यादातर यहाँ पर ऑटोनॉमी है उनके पास, जिसके चलते उनकी ग्रोथ थोड़ी ज्यादा तेजी से होती है। ओके, और अभी आगे बात करने की इतना मेहनत कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा एकेडमिक एक्सेलेंस भी यहाँ पर है कि फिर भी यहाँ पर बहुत सारे एशियंस यहाँ पर है ना, उन्हीं उसी के चलते यहाँ पर एशियंस जो है वो अभी डोमिनेंट पोजीशन में है सिलिकॉन वैली में। ओके, तो यहाँ पर वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को यहाँ पर हेड भी कर रहे हैं, उनके मतलब उनको लीड भी कर रहे हैं। तो सिलिकॉन वैली ये कैलिफोर्निया में पड़ती है। यहाँ पर इसको यहाँ पर कहा जाता है कि मतलब जो इंडस्ट्री है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, तो ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज इसी यहाँ पर एरिया में जो है ना स्थापित की गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके, तो भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, कौन से शहर को बोलते हैं। तो अभी उसी जगह पर बहुत सारे यहाँ पर हमारे इंडियंस ही हैं, एशियंस ही हैं जो कि मतलब लीड कर रहे हैं उन कॉर्पोरेशंस को। तो यहाँ पर इसका रीजन ये नहीं है कि सिस्टम ने पूरा यहाँ पर साथ दिया है, हमारे फेवर में यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर अपनी मेहनत है उनकी, बहुत सारी डिफिकल्टी सर्कमस्टांसेस को वो पार करके आगे गए हैं,
जैसे मैं गूगल के सीईओ की बात कर लूँ, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला की बात कर लूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, मतलब अपनी अपनी बड़ी कंपनीज को हेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो दो इंडियंस की बात कर लेना ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर और भी एशियन आपको मिल जाएंगे, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं पिछले साल की, एक केस यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ओके, तो इसके ऊपर भी मुकदमा दायर हुआ। ओके, यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ओके, एशियन अमेरिकन के खिलाफ। तो एशियन अमेरिकन ग्रुप ने ही यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो यहाँ पर बात ये हुई कि हार्वर्ड जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। ओके, तो लेकिन इसका जो रिजेक्शन रेट है ना, वो स्पेशली बहुत ज्यादा हाई है फॉर एशियन अमेरिकन, कि जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ देने के लिए रेडी है, इनकी सिलेक्शन भी है, एप्लीकेशन भेज रहे हैं। ओके, तो पहले तो एप्लीकेशन ही जाती है, फिर उसके हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी देखती है कि हमने इसको सिलेक्ट करना है, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने देना है, नहीं पढ़ने देना है। तो यहाँ पर उसी के चलते एशियन अमेरिकन को ये ज्यादा छटनी इनकी कर देते हैं, इनको एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन की यहाँ पर बात करें कि हार्वर्ड यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को यूज करता है, और जिनके बेसिस के हिसाब से जो इनकी ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करूं, उसके बेसिस के हिसाब से जो एशियन अमेरिकन हैं तो वो काफी बढ़िया करते हैं बाकियों के मुकाबले में। ओके, तो लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर नीचा दिखाया जाता है कुछ यहाँ पर एरियाज में। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी नहीं है, ओके, लाइकेबिलिटी नहीं है, ओके, यहाँ पर करेज नहीं है उनमें, ओके, यहाँ पर काइंडनेस नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ना ट्रीट किया जाता है एशियन अमेरिकन को। बाकी सब जगह अगर एकेडमिक्स की बात करो, वहां पर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। इसके अलावा कोई अगर एक्टिविटीज की बात करो, अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर बातें अलग से रखी हुई ना, तो इस इन सब चीजों में एशियन अमेरिकन को एक साइड पे कर दिया जाता है कि आप जो है ना, आप में ये चार पांच चीजें नहीं है। तो इसको यहाँ पर ऑथर बात करके मेरे हिसाब से तो ये कट्टरता है, जो कि यहाँ पर रेस के हिसाब से हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं अप्रैल 2020 की एक स्टडी है। तो यहाँ पर बात करें कि एशियन अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन इन हार्वर्ड एडमिशन। तो ये स्टडी हुई, रिसर्च हुई है बाकायदा, तो ये उसका टैग है। तो जो की गई है बाय पीटर आरसी डियाकोनो, जोश किंसलर एंड टाइलर रैनसम। तो इस स्टडी में पाया गया कि एशियन अमेरिकन जो एप्लीकेंट्स हैं तो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव मेजर्स यहाँ पर होते हैं एकेडमिक अचीवमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर दूसरा एक्स्ट्रा अगर करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें उसके हिसाब से तो बढ़िया परफॉर्म करते हैं एशियन अमेरिकन। फिर भी यहाँ पर जो ना लो मार्क्स उनको मिलते हैं किसके ऊपर? जो उनकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स को उसके हिसाब से। ओके, तो उसी के चलते मतलब एक तरीके से पेनल्टी के रूप में उनके सामने वो चीज आ जाती है, जिसके चलते उनके जो एडमिशन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स वही है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो गया, लाइकेबिलिटी, करेज, काइंडनेस, ये सब चीजें आ गई। इस चीज की कमी यहाँ पर कही जा रही है एशियन अमेरिकन में, जिसके यहाँ पर इनकी मार्किंग थोड़ी कम हो जाती है, इनकी एडमिशन नहीं हो पाती हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और आगे यहाँ पर बात करें कि जितने भी यहाँ पर एप्लीकेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर जो भी सेम ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें है, जैसे हम स्कोर्स की बात करें, यहाँ पर जीपीए की बात कर ले, ओके, ग्रेड पॉइंट एवरेजेस की बात कर ले, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर ले, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ले, इन सब चीजों की बात कर ले, तो यहाँ पर एशियन अमेरिकन के पास यहाँ पर 25% का यहाँ पर एडमिशन का चांस होता है कि इनको 25% चांस है कि एडमिशन मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ पर अगर व्हाइट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर 36% की यहाँ पर चांसेस है कि उनको एडमिशन मिल जाती है। और तीसरा यहाँ पर बात करें हिस्पैनिक्स, उनको 77% चांसेस है, और ब्लैक्स को 95% चांसेस है। हिस्पैनिक्स यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर स्पेनिश जो एंसेस्टर जो उनके स्पेनिश हैं, ओके, तो वो यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर लैटिन अमेरिकन की बात करें, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज को ज्यादातर हम कहते हैं, तो वहां से जो जिनके पूर्वज आए हैं, जब वहां से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो ना ये मतलब अच्छी खासी एडमिशन के चांसेस हार्वर्ड में दे देते हैं। तो 77%। और सबसे ज्यादा इनको मिलता है जो यहाँ पर काले लोग हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, तो उनको 95% उनके चांसेस रहते हैं कि ये जो सभी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, तो देखो एशियन अमेरिकन के चांसेस सबसे कम है, 25% है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर एक फेडरल कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसने कि जो हार्वर्ड का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, प्रोसीजर, उसको कहा है कि ये डाइवर्सिटी को ही प्रमोट कर रहा है, ये खराब नहीं है। डाइवर्सिटी यहाँ पर देखो वाइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंसीडर तो सबको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अलग बात है कि यहाँ पर एशियन अमेरिकन को थोड़ा कम यहाँ पर चांसेस मिले, लेकिन डाइवर्सिटी यहाँ पर है, सबको चांसेस मिल रहे हैं।
ये कहना यहाँ पर कोर्ट का। लेकिन यहाँ पर एशियन अमेरिकन ने क्या किया, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं पर जाके यहाँ पर मुकदमा दायर किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट 2020 की। तो यहाँ पर भी एक 2 साल की स्टडी हुई। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें कि उन्होंने यहाँ पर मुकदमा किया येल के ऊपर। तो येल क्या है, येल भी एक यूनिवर्सिटी है। तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की तीसरी पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो रिसर्च में ये भी काफी बढ़िया कर रही है। और वहां पर भी यही आरोप लगा कि रेशियल बायस, मतलब कि नस्ल के हिसाब से पक्षपात किया जा रहा है एडमिशंस में व्हाइट्स के खिलाफ। ओके, अगेंस्ट व्हाइट्स एंड एशियन अमेरिकन। तो दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, व्हाइट्स की भी बात हो रही है, गोरे लोगों की भी बात हो रही है, और एशियन अमेरिकन की भी बात हो रही है। तो यहाँ पर डेमोक्रेट्स की अगर बात करें, जिनकी की सत्ता है अभी अमेरिका में, तो यहाँ पर उनकी अगर बात करें तो ऐसा ही यहाँ पर क्राइटेरिया जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के समय यहाँ पर था, जिस समय ये कहता कि वो एंटी ब्लैक बैगॉटरी उनकी थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसी को यहाँ पर एक डिसमिस किया था। उस समय की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादातर जो थिंकिंग थी, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, व्हाइट्स फर्स्ट। ओके, तो मतलब ये चीजें वो ज्यादातर फोकस करके चलते थे। तो यहाँ पर ब्लैक को एक साइड पे किया जाता था। तो लास्ट टाइम जब सत्ता गई इनकी, तो प्रोटेस्ट भी इनके खिलाफ काफी हुआ था। एक लड़का था जिसकी की मृत्यु हो गई पुलिस के द्वारा। ओके, उसको उसको कोई बीमारी थी, फिर भी यहाँ पर उसको उसके साथ जो है जबरदस्ती की गई। ठीक है, तो उसको पेट के बल नीचे लटा दिया गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर काफी बड़े पैमाने पर दंगे होने शुरू हो गए थे अमेरिका में। तो उस समय भी डील नहीं कर पाए अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप। तो सीधे सीधे कह दिया कि अगर नहीं सुधरोगे तो मैं आर्मी बुलाकर यहाँ पर फायर कर दूंगा। तो ये भी कुछ रीजन है कि उनकी सत्ता चलेगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे डिसीजन तब दिए जब इलेक्शन सर पे थे। तो ये मतलब एंटी ब्लैक यहाँ पर बैगोटरी इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब जो काले लोग थे उनके खिलाफ इनकी अच्छी खासी कट्टरता थी। और ऐसी चीजों को डेमोक्रेट्स ने यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की। आगे यहाँ पर बात करें जो गवर्नमेंट है। ओके, तो अभी जो उनका जो तरीका है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अभी प्रेसिडेंट बदले हैं, अभी 20 जनवरी को जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। तो अभी एशियन अमेरिकन के हिसाब से भी यहाँ पर लग रहा है कि अभी जरूरत है कि जो यहाँ पर स्टैंड है सरकार का वो थोड़ा बदले। ओके, पहले जो स्टैंड यहाँ पर रखे हुए हैं वो ना रखें, तो यहाँ पर सपोर्ट करें किसी न किसी तरीके से जो एशियन अमेरिकन हैं उनको। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यूएस का संविधान है वो भी यहाँ पर कहता है कि रेस बेस्ड यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देश में नहीं होना चाहिए। ओके, चाहे पॉजिटिव तरीके से हो चाहे नेगेटिव तरीके से हो, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट की यहाँ पर बात करें जो कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल रीजन यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि अगर स्लेवरी के यहाँ पर जमाने में अगर वापस चले जाएं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ब्लैक्स को यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी राइट नहीं मिलता था एजुकेशनल, ना ही कोई एजुकेशनल राइट था, ना ही यहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट हुआ करती थी। और बस बस गिने चुने ही यहाँ पर काले लोग जो होते थे यूनिवर्सिटी में जाते थे। ओके, तो दूसरी ओर यहाँ पर कॉलेज जो थे वो एक्सपेंसिव भी काफी होते थे, तो इतना पैसा इनके पास होता नहीं था, क्योंकि ये स्लेव तो थे जब शुरुआत में अंग्रेजों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया अमेरिका में इनको, अफ्रीका से उठाकर। तो यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन ये अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन जो अमेरिका की, वो काफी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव थी। ये पिछले जमाने की अभी बात कर रहे हैं। तो अभी देखो ये जो स्लेवरी थी ना, मतलब ये गुलाम प्रथा थी जो कि अंग्रेजों ने शुरू की थी अफ्रीका से। तो यहाँ पर जो गरीब से गरीब मुल्क होता था वहां से इनको उठाते थे और इनको यहाँ पर एक तरीके से खरीद लेते थे वहां से। ओके, तो खरीद कर मतलब अब जो मालिक होगा वो यहाँ पर गोरा अंग्रेज होगा, फिर उनको यहाँ पर अमेरिका में लेकर जाया जाता था। इनसे फिर काम करवाया जाता था, इनको गुलाम के तौर पर रखा जाता था। जैसे आम कुत्ते रखते हैं ना लोग, तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से रखते थे। ये कुछ नहीं कर पाते थे, इनकी आपस में कुश्तियां वगैरह करवाते थे। तो ऐसी कुश्तियां होती थी कि जो जीतेगा वही जो दूसरे को मार देगा जान से। ओके, तो मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर इनका भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ओके, अगर हम यहाँ पर ब्लैक्स की बात करें तो धीरे धीरे ही इनको अपने राइट जो है ना मिलने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी व्हाइट्स और ब्लैक्स में अभी भी किसी ना किसी तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। ओके, तो अभी इसके रीजन से यहाँ पर बात करें कि ब्लैक्स को भी, मतलब ब्लैक्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब शुरुआत से उनको भी मतलब प्रॉपर उनका हक मिलता रहा है अमेरिका में। तो अभी आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कुछ कॉलेजेस हैं यूएस में, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, रेशियल कोटास उन्होंने यहाँ पर ब्लैक्स के लिए शुरू किए 1970s की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब अलग से कोटा होगा ब्लैक लोगों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काले लोगों की ही भर्ती की जाएगी। दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे यहाँ पर कोटा सिस्टम को यहाँ पर खत्म कर दिया कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं चल सकता। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा, उसने कहा कि यहाँ पर रेस को
बहुत तरीके से आप जो ना यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे फैक्टर से आप रेस को यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर यूज करता है जिस भी फैक्टर से। तो यहाँ पर प्रमोट करे डाइवर्सिटी, मतलब इस तरीके से यहाँ पर बात करिए, रेस को इस तरीके से देखो कि डाइवर्सिटी प्रमोट हो। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो बात की जा रही है वही है, जो डिजायरेबल गोल जो है ना, तो वो यहाँ पर अपने आप में यही है कि उन लोगों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, उनको एनरिच करो, फ्रेटर्निटी जो भाईचारे की भावना है काले और गोरों के बीच में वो बढ़नी चाहिए। इस तरीके से आप जो है ना यहाँ पर रेस को आप देख के चलो। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस तरीके से आप उसको देख के चल सकते हो, कॉलेज में उस डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर बात करें जो डाइवर्सिटी है, ये एक बैकडोर एंट्री के तौर पर यहाँ पर बन गई। किन के लिए? ब्लैक लोगों के लिए। तो अभी भी वो चल रही है। तो अभी भी प्रेफरेंस, जैसे अभी हमने 95% पढ़ा कि ब्लैक लोगों को एंट्री यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, तो वही प्रथा अभी तक चलती आ रही डाइवर्सिटी के नाम पर। लेकिन अभी बात करें कि एरा अभी समय बदल चुका है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि एडिशनल सीट आपने ब्लैक्स को दे दी और यहाँ पर हिस्पैनिक जो है, जो यहाँ पर स्पेनिश और यहाँ पर लैटिन अमेरिका से सिर्फ इनको दे दी, और आप कह दो कि आपने डाइवर्सिटी बनाकर रखी है कॉलेजेस में, आप सबको जो है सबको सभी रेस को देख कर चल रहे हो। और अभी क्या हुआ है हाल ही में, यहाँ पर एशियन अमेरिकन की ग्रोथ काफी हुई है अमेरिका में, काफी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे बढ़ी है, तो उसी तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी भी यहाँ पर आई है अमेरिका में पढ़ने के लिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस की जो यहाँ पर तादाद है वो बढ़नी शुरू होगी डजन के हिसाब से। यहाँ पर हो सकता है कि 100 के हिसाब से भी अभी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आना शुरू हो गए। खासतौर पर अगर हम एशियन अमेरिकन की बात करें, तो और भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कोर्ट है वो ये चाह रही कि डाइवर्सिटी बनाकर यहाँ पर चला जाए, तो यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स को आपने सीट्स दे दी, ज्यादा रिजर्वेशन दे दी, ज्यादा कोटा दे दिया तो आपने डाइवर्सिटी बना दी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अभी उनके लिए भी स्पेस बनाओ, जो यहाँ पर बाहर से जो ग्रुप आ रहे हैं, जो अलग अलग नेशन से जो लोग आ रहे हैं। ओके, तो सब नेशनल जो रीजन्स हैं अलग अलग देशों में, वहां से जो लोग उठकर आपके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर डाइवर्सिटी बनाओ। तो यहाँ पर जो सजेशन अपनी ओर से दिया जा रहा है, जैसे कह रहे हैं कि अगर 5 ब्लैक हैं, ब्लैक काले लोग हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है एक यहाँ पर उइगर के साथ, एक तिब्बतन के साथ, एक मिजो के साथ, एक अहमदिया के साथ और एक रोहिंग्या के साथ। तभी हम कहेंगे कि डाइवर्सिटी जो है बड़ी है, कम नहीं हुई है। ओके, तो अभी इस तरीके से हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। यट दैट इज नॉट व्हाट द एडमिशन सिस्टम एम्स फॉर टुडे। तो ये ऐसा एडमिशन सिस्टम अभी नहीं चल रहा है कहीं पर भी। तो ऐसा होना चाहिए अगर आप डाइवर्सिटी सच में बढ़ाना चाह रहे हो। तो उइगर जो है, ये उइगर मुस्लिम्स है, ये चाइना की माइनॉरिटी है। ओके, तो ये जिनजियांग स्टेट है जिसका की जो बॉर्डर है वो ताजिकिस्तान के साथ लगता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है। ओके, तो वहां पर ये पाई जाती है उइगर कम्युनिटी। तो इनके खिलाफ भी ये पाया जा रहा है कि चाइना काफी तशद्दुद कर रहा है। और दूसरी ओर तिब्बतन, तो भारत का तो पूरा जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ ही लगता है, जिसको कि हम चाइना बोल देते हैं, एक्चुअली में ये तिब्बत है जिसके ऊपर की चाइना का कब्जा है। ओके, तो अभी तिब्बतन जो लोग हैं, एक तिब्बतन को भी आप यहाँ पर सीट दे सकते हो। मिजो, ये हमारे जो मिजोरम के जो हमारे आदिवासी हैं, इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मिजो को यहाँ पर भर्ती कर लो। और इसके अलावा यहाँ पर अहमदिया, ये जो मिजो है ये भी भारत सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो ना चलते रहे हैं। जब जब यहाँ पर कोई राज्य नहीं था, यूटी नहीं था, तो काफी विरोध उन्होंने भारत सरकार का किया था उस समय भी, कि हमें भारत से अलग कर दिया जाए, हम अलग हैं और हमारा अलग से देश होना चाहिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके इनको एक अलग, पहले यूटी बनाई गई मिजो, फिर बाद में मिजोरम नाम का राज्य बनाया गया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा मामला ठंडा हुआ। लेकिन अभी भी यहाँ पर सिचुएशन कई बार खराब हो जाती है, मिजोरम और नागालैंड दोनों जगह पर। तो अभी एक अहमदिया की बात करें, तो ये भी अहमदिया जमात जो है ना, ये मुस्लिम्स का ही एक सेक्शन है, लेकिन मुस्लिम्स इनको पूर्ण तौर पर मुस्लिम्स नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में जो अहमदिया कम्युनिटी पाई जाती है, कई बार इनके ऊपर अटैक भी कर दिया जाता है, मार भी दिया जाता है। ओके, तो कई बार ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, एक्चुअल में वो अहमदिया लोगों को मार रहे होते हैं, जो भी यहाँ पर बम विस्फोट पाकिस्तान के अंदर होते हैं, लाहौर जैसे शहर में या और किसी और बड़े शहर में। तो भारत में भी ये कम्युनिटी पाई जाती है। तो पंजाब का एक एरिया है, वहां पर भी अहमदिया जमात पाई जाती है। ओके, इसके अलावा रोहिंग्या की बात करें तो ये म्यांमार में पाए जाते हैं ये। ओके, तो अभी इनके खिलाफ काफी जो था 2 साल पहले काफी बड़े पैमाने पर इन लोगों को मारा भी गया था म्यांमार की पुलिस के द्वारा, म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। ओके, रोहिंग्या क्राइसिस जिसको कहा गया, तो भाग कर ये निकले, अलग अलग देशों में इन्होंने शरण ली। तो ऐसे ही इन सभी यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, उसको यहाँ पर रिविजिट करना होगा जो यहाँ पर डाइवर्सिटी का इशू है। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होगा कि अभी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है यूएस की, वो
मतलब टोटली वो चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। एशियन अमेरिकन की गिनती भी काफी बढ़ती वहां पर जा रही है, तो वहां पर उनको भी कंसिडर करें डाइवर्सिटी के नाम पर। तो यहाँ पर सिंपली जितने भी ऑल कंसिडरेशन यहाँ पर रखी जाती हैं रेस के रिगार्डिंग, कॉलेज एडमिशंस के रिगार्डिंग, वो सबको यहाँ पर बैन करें कि ऐसा कुछ ना हो, रेस के आधार पर एडमिशन नहीं हो। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है जो कि यहाँ पर जिनको कि एलिजिबल किया जाए कि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के तहत, तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो एक लिस्ट बना अगर हम चलें कि इन्हीं को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस आप दें, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अगर मदद आप करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्री ट्यूशन ग्रांट्स जो है ना, सिंगल पेरेंट फैमिलीज अगर है तो यहाँ पर उनको ग्रांट्स आप दे, बच्चे के अच्छे से अपनी एजुकेशन वो आगे परस्यू कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जितने भी और रास्ते जिससे कि मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलने के संसाधन कम हो जाए, तो वो रास्तों को खत्म करें। उनके लिए यहाँ पर संसाधन जो जुटा सकें वो लोगों के लिए आप करें। तो यहाँ पर वो मेजर्स इन प्रैक्टिस आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीब जो अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज हैं, ओके, तो उनके लिए, इसके अलावा और भी जो यहाँ पर जो ग्रुप पाए जाते हैं उनके लिए। लेकिन ये सब चीजें यहाँ पर रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर नहीं होनी चाहिए कि ये काला है, ये गोरा है, ये किसी और एशिया से आया है या इंडियन है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और इसी रास्ते से हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। जो आज का जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, इसके बारे में आप सभी को पता है। जैसे यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर ही आप क्या करते हो, आप किसी चीज को आप खरीदते हो या बेचते हो। ओके, जो भी आपको गुड चाहिए या सर्विस चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट के ही ऊपर वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील, इसके अलावा टाटा क्लिक हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर ई कॉमर्स साइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन जो है ना खरीद करते हो या बेचते हो अपने किसी प्रोडक्ट को। तो ये भी एक तरीके की डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर कोई मिडिल अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होता सेल्स का। ओके, यहाँ पर किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं। जैसे किसी चीज ने, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कोई चीज बनाई है, तो बीच में जो कोई दुकानदार आ गया या कोई भी यहाँ पर जो सेल्समैन है, वो भी यहाँ पर नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर अप्रोच है। तो वैसे ज्यादातर ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना होता है ना, इसमें क्या सिनेरियो होता है, इसमें ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हर एक चीज यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट ही हो। मतलब फैक्ट्री से सीधे बनकर यहाँ पर जो है लग गई है और आप जो है आपको मिल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं जो किसी दुकानदार के साथ भी यहाँ पर जो ना लिस्टेड होती हैं। तो ये जो जो भी यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है ना, साइट होती है, तो अपने हिसाब से डिसाइड करता है किसको ऑथराइज करना है, किसको नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से आपको चीजें मिलती है, अवेलेबल होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही लेक्चर है। और ये जो बाकी के दो लेक्चर है ना, ये फर्स्ट वाला तो ये वाला, तो यहाँ पर वैक्सीन के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो वैक्सीन का जो स्ट्रेटेजिक डाटा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे हमें पता चले कि डेथ रेट कितना हो गया है। जैसे अभी कितना सिनेरियो आगे बढ़ सकता है। जैसे अगर बात करें जो अलग अलग सर्वेज होते हैं, सीरो सर्वे हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से क्या एस्टिमेशन है, जो भी एस्टिमेशन है क्या वो अपडेटेड है या फिर वही पुराना 1-1.5 महीने पुराने डाटा है, तो उसी को आगे जो है फर्दर दिखाया जा रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस करने की बात करें कि रियल यहाँ पर जो है डाटा लेकर आइए कोविड के रिलेटेड, कि कितना मृत्यु दर हुआ है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्या यहाँ पर प्रक्रिया है, किस तरह हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन की प्रोडक्शन हुई है। तो ये सब चीजों को यहाँ पर डाटा की डिमांड हो रही है। और ये वाला जो यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर हेजिटेंसी, ये दूसरी हेजिटेंसी यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें भी सॉल्यूशंस वही बताए गए हैं ज्यादातर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल्स में। ओके, जैसे आईपीआर राइट्स की बात कर ले, ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट अपनी ओर से जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी यहाँ पर मेनली ये बातें की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस आर्टिकल को आप खुद एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर कोई नई चीज आपको मिलती है तो उसको अंडरलाइन करें। ओके, तो उसके ऊपर रिसर्च करें। ओके, तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वैसे मैं सब चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे चलूंगा। तो आज का एडिटोरियल यहाँ पर ही, यहाँ तक खत्म होता है। तो कैसा लगा एडिटोरियल? तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।